हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक जुनून भाग 59 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मन्नत अपने कमरे में जाग रही थी। वह दोनों गाल फुलाए बेड पर बैठी थी। उसके चेहरे पर साफ नाराज़गी झलक रही थी, क्योंकि अब तक वेदांश वापस नहीं लौटा था। उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। वह बड़बड़ाई, ये वी भी ना कहाँ रह गए, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। अगले ही पल उसने खुद ही गहरी सांस ली। ऑफिस गए हैं, 1 महीने बाद ऑफिस ज्वाइन किया है। हो सकता है बहुत ज़्यादा काम हो गया हो, लेकिन अगले ही पल उसने फिर अपना मुंह फुला लिया। पास रहते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जैसे ही दूर जाते हैं सब भूल जाते हैं। आने दो, आज तो इनकी अच्छी खासी खबर लेती हूँ। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। मन्नत की आंखों में तुरंत चमक आ गई। आ गए। वह जल्दी से उठी, लेकिन अगले ही पल वह रुक गई। 1 मिनट, वी नॉक करके क्यों आ रहे हैं? वह तो कभी नॉक नहीं करते। उसने दरवाज़ा खोला। सामने मेंशन की एक मेड खड़ी थी। उसके हाथ में एक खूबसूरत गिफ्ट बैग था। मन्नत हैरानी से उसे देखने लगी। रात के ठीक 12 बजे मेड उसके कमरे के बाहर गिफ्ट बैग लेकर क्यों खड़ी थी? उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी मेड ने आदर से कहा, मैम, सर ने यह आपको देने के लिए कहा है। मन्नत ने बैग अपने हाथ में ले लिया। हल्की सी मुस्कान के साथ उसे धन्यवाद कहा। मेड वहाँ से चली गई। मन्नत ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया, फिर उत्सुकता से बैग खोलकर देखा। अंदर जो था उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। एक बेहद खूबसूरत गाउन, हल्के गुलाबी रंग का ऑफ शोल्डर डिज़ाइन, जिसकी हर कढ़ाई, हर मोती, हर चमक उसे किसी राजकुमारी के लिबास जैसा बना रही थी। मन्नत कुछ पल तक बस उसे देखती रह गई। वाओ! उसके होठों से अन्यास निकला, इतना खूबसूरत। लेकिन अचानक वह अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज की नोटिफिकेशन आई। स्क्रीन पर नाम चमका, वी। मन्नत के चेहरे पर अन्यास मुस्कान आ गई। उसने तुरंत मैसेज खोला। उसमें सिर्फ इतना लिखा था, 10 मिनट है आपके पास जान, जल्दी से रेडी होकर टेरेस पर आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैसेज पढ़कर मन्नत ने हैरानी से भवें सिकोड़ ली। अचानक टेरेस पर, वो भी इस वक्त, और ये ड्रेस, इतनी खूबसूरत ड्रेस की क्या ज़रूरत थी? वह अब भी पूरी तरह उलझी हुई थी। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही पलों में घड़ी 12 बजाने वाली है, और आज की रात कोई साधारण रात नहीं थी। यह उनकी शादी की सालगिरह की शुरुआत थी, जिसके लिए वेदांश ने एक ऐसा सरप्राइज रेडी किया था जिसे मन्नत शायद जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएगी। वहीं मन्नत ने बिना एक पल गवाए जल्दी जल्दी रेडी होना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद वह उसी गुलाबी गाउन में रेडी होकर आईने के सामने खड़ी थी। एक पल के लिए उसकी अपनी ही नज़र खुद पर ठहर गई। गाउन उस पर इतना खूबसूरत लग रहा था मानो वो उसी के लिए बनाया गया हो। हल्का सा मेकअप, खुले हुए मुलायम बाल और उसके चेहरे पर बिखरी मासूमियत उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। वह कुछ पल तक खुद को आईने में देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसके मन की उलझन अब भी वैसी ही थी। अचानक ये सब क्यों? वी आखिर करना क्या चाहते हैं? उसने गहरी सांस ली, फिर खुद ही मुस्कुराकर बुदबुदाई, ये भी ना, वी का मूड का कुछ भी पता नहीं चलता। जब हम पहाड़ों पर थे तब तो ऐसा कोई सरप्राइज नहीं दिया, और आज अचानक। वह कुछ पल सोचती रही, फिर खुद ही अपनी बातों का जवाब दे दिया, शायद सुबह मेरा मूड थोड़ा खराब था। हो सकता है मुझे खुश करने के लिए इतना सब कर रहे हो। यह सोचकर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह सब सिर्फ उसे मनाने के लिए नहीं था। आज की रात उनकी ज़िंदगी की सबसे खास रात बनने वाली थी। वही राठौर मेंशन के सबसे ऊपरी हिस्से,
टॉप फ्लोर पर बने टेरेस पर वेदांश पिछले कई घंटों से हर छोटी सी छोटी तैयारी में लगा हुआ था। वहीं नीचे मेंशन में किसी को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि ऊपर क्या होने वाला है, और ना ही किसी को यह पता था कि कुछ ही पलों बाद मन्नत और वेदांश अपनी शादी की सालगिरह का ऐसा जश्न मनाने वाले हैं जो बीते 3 सालों के हर दर्द, हर दूरी और हर अधूरी खुशी की भरपाई कर देगा। वही मन्नत जल्दी जल्दी रेडी होकर कमरे से बाहर निकल गई। उधर राठौर मेंशन के सबसे ऊपरी मंजिल पर बने विशाल टेरेस का नज़ारा किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं था। चारों तरफ हल्की सुनहरी फेरी लाइट्स टिमटिमा रही थी। सफ़ेद और हल्के गुलाबी गुलाबों की लड़ी पूरे टेरेस की रेलिंग पर सजी हुई थी। ठंडी हवा के साथ फूलों की भीनी भीनी खुशबू पूरे माहौल में घुल चुकी थी। आसमान बिल्कुल साफ था। अनगिनत तारे अपनी पूरी चमक के साथ जगमगा रहे थे और उनके बीच पूरा गोल चांद मानो आज सिर्फ इन्हीं दोनों का गवाह बनने आया हो। टेरेस के बिल्कुल बीचों बीच सफ़ेद गुलाब की पंखुड़ियों से एक बड़ा सा दिल बनाया गया था। उस दिल के बीच सुनहरे अक्षरों में लिखा था, हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान। दिल के चारों ओर सैकड़ों मोमबत्तियां जल रही थी। हवा चलने के बावजूद हर लौ मानो अपनी पूरी जिद के साथ जल रही थी। थोड़ी दूर 2 लोगों के लिए एक खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर सजाया गया था। क्रिस्टल के गिलास, चांदी की कैटलरी, सफ़ेद टेबल क्लॉथ और बीच में ताजे गुलाबों का गुलदस्ता, सब कुछ शाही अंदाज में सजा था। लेकिन वेदांश की सबसे बड़ी तैयारी अभी बाकी थी। टेरेस के एक कोने में एक विशाल एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी। उस पर उनकी हर याद, हर मुस्कान, हर तस्वीर, हर वीडियो चलने वाली थी। उनकी पहली मुलाकात, पहली लड़ाई, पहली मुस्कान, पहला इजहार, पहला आलिंगन और वह हर पल जिसने उनके प्यार को मुकम्मल बनाया। स्क्रीन के पास एक सुंदर सा पियानो रखा था। वेदांश ने एक प्रोफेशनल पियानिस्ट को भी बुलाया था ताकि जैसे ही मन्नत आए पूरा माहौल सिर्फ उनके प्यार की धुनों से भर जाए। इतना ही नहीं, रात के ठीक 12 बजते ही आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगाने वाला था। हर आतिशबाजी एक संदेश बनने वाली थी, फॉर एवर ओनली यू माई मन्नत। और सबसे आखिरी में पूरे आसमान में सुनहरी रोशनी से उभरने वाला था, हैप्पी 4th एनिवर्सरी मिसेज वेदांश राठौर। इन सब के बीच वेदांश काले रंग के 3-piece सूट में खड़ा था। उसकी नज़र बार बार टेरेस के दरवाजे पर चली जाती। वहीं मन्नत ने जैसे ही टेरेस पर कदम रखा, उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसी पल उसके ऊपर गुलाब की नरम नरम पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही पूरे आसमान में एक साथ रंग बिरंगे क्रैकर्स फूट पड़े। अगले ही पल रात के काले आसमान पर सुनहरे अक्षरों में चमक उठा, हैप्पी 4th एनिवर्सरी माई जान। और उन चमकते हुए अक्षरों के ठीक नीचे आतिशबाजी से बनी वेदांश और मन्नत की खूबसूरत आकृति उभर आई। मन्नत की सांस जैसे उसी पल थम गई। उसकी पलकें तक झपकना भूल गई। वह बस अब पलक उस आसमान को देखती रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय एक पल के लिए रुक गया हो और पूरी दुनिया की आवाज़ें कहीं खो गई हो। उसके होठ कांपे। बहुत मुश्किल से एक फुसफुसाहट निकली, हमारी एनिवर्सरी। बस इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने 3 साल पहले का हर पल किसी चलचित्र की तरह घूमने लगा। उनकी शादी, 7 फेरे, वेदांश का उसका हाथ थामना, उसकी मांग में सजा सिंदूर, उसके गले में बंधा मंगलसूत्र, हर वादा, हर कसम, सब कुछ एक एक करके उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा। वह सचमुच भूल गई थी और शायद उसकी उस भूल में उसकी कोई गलती भी नहीं थी। कैसे याद रहता? 3 साल तक वह अपनी पहचान से दूर रही, अपनी यादों से दूर, अपने रिश्तों से दूर, अपने वी से दूर। और जब यादें वापस लौटी तो उनके साथ दर्द, साजिशें, धोखे और अनगिनत सच्चाइयाँ भी लौट आई। उन सब तूफानों के बीच उनकी शादी की सालगिरह उसके जहन के किसी कोने में दबकर रह गई।
लेकिन वेदांश नहीं भूला था। उसे सब याद था, हर साल, हर तारीख, हर वादा, हर एहसास। उसने 3 साल की दूरी को भी अपनी यादों से कभी कम नहीं होने दिया। यह एहसास होते ही मन्नत की आंखों में नमी उतर आई। उसने अपनी भींगी पलकों से धीरे धीरे चारों ओर नजरें दौड़ाई। पूरे टेरेस किसी सपने की दुनिया जैसा सजा हुआ था। सफ़ेद और गुलाबी फूल, हजारों टिमटिमाती फेरी लाइट्स, खुशबू से महकती मोमबत्तियाँ और हर छोटी सजावट बस एक ही बात कह रही थी। वेदांश ने आज अपनी जान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उधर थोड़ी ही दूरी पर वेदांश दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले खड़ा था। उसकी गहरी नज़रें सिर्फ और सिर्फ मन्नत पर टिकी थी। वह जानबूझकर उसके सामने नहीं आया था। वह पहले अपनी जान के चेहरे पर उतरते हर एक भाव को देखना चाहता था। उसकी हैरानी, उसकी खुशी, उसकी आंखों की नमी, उसकी मुस्कान और उसके दिल में उठ रहे हर एहसास को वो खामोशी से महसूस कर रहा था। वही मन्नत अब भी उस पूरी सजावट में खोई हुई थी। उसकी नज़र भी अभी तक वेदांश पर नहीं पड़ी थी। वह जहाँ भी देखती उसे सिर्फ अपने और वेदांश के प्यार की कहानी दिखाई देती थी। हर फूल, हर रोशनी, हर सजावट उनके इश्क की गवाही दे रही थी। और तभी उसकी आंखों के सामने 3 साल पुराना वही खूबसूरत पल फिर से जीवित हो उठा, जब उसने पहली बार वेदांश से अपने प्यार का इजहार किया था। तब भी वेदांश ने पूरी दुनिया को उनके प्यार के रंगों से सजा दिया था। हाँ, आज जगह बदल चुकी थी। तब वो फार्म हाउस का टेरेस था और आज राठौर मेंशन का। लेकिन वेदांश का प्यार आज भी वैसा ही था, उतना ही गहरा, उतना ही सच्चा, उतना ही दीवाना। मन्नत की आंखें चमक रही थी, लेकिन उन चमकती आंखों में नमी भी बराबर तैर रही थी। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसमें खुशी भी थी और एक गहरा दर्द भी। आज वो बेहद खुश थी, शायद अपनी जिंदगी में पहले से भी कहीं ज़्यादा। लेकिन उसी पल उसका दिल खुद से एक सवाल कर रहा था, मैं हमारी जिंदगी का इतना खूबसूरत दिन कैसे भूल गई। यही सोचकर उसकी पलकों से एक गर्म आंसू चुपचाप उसके गाल पर लुढ़क आया। तभी उसकी नज़र आखिरकार वेदांश पर जाकर ठहर गई और बस वह उसे देखती ही रह गई। आज वेदांश किसी ख्वाब से कम नहीं लग रहा था। ब्लैक शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे। ठंडी हवा उसके हल्के से बिखरे बालों को बार बार छू रही थी। उसके चेहरे पर वही रौब, वही ठहराव, लेकिन आज उन सब के पीछे एक अलग ही चमक थी। एक ऐसी चमक जो सिर्फ अपनी पत्नी के लिए इंतजार कर रहे एक प्रेमी की थी। मन्नत की सांसें जैसे थम सी गई। आज वह उसे सिर्फ वेदांश राठौर के रूप में नहीं देख रही थी। आज वो अपने पति को देख रही थी, अपने वी को, जिसने 3 सालों में एक भी वादा नहीं भुलाया, जिसने उनकी शादी की सालगिरह तक अपने दिल में संभाल कर रखी। और वह खुद उसे भूल गई थी। यह सोचते ही उसकी आंखें फिर से भर आई। उसने अपनी नज़रें झुका ली। गर्म आंसू उसकी पलकों से फिसलकर गालों पर बहने लगे। वह रो रही थी, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द से कहीं ज़्यादा प्यार था। वहीं वेदांश धीरे धीरे उसके पास आया। उसने बिना कुछ कहे बहुत प्यार से अपना अंगूठा उसके गाल पर रखा और उसके आंसू पोंछ दिए। फिर उसने उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया ताकि मन्नत उसकी आंखों में देख सके। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह गहरी थी, लेकिन आज उनमें सिर्फ मोहब्बत थी। जान, आज रोना मना है। आज की रात सिर्फ हमारी है। इन 3 सालों ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन आज हम दोनों मिलकर उन 3 सालों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे। इतना कहकर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी हथेली मन्नत की तरफ बढ़ा दी। उसकी गहरी आंखें सिर्फ उसी पर टिकी थी। हैप्पी 4th एनिवर्सरी, उसने मुस्कुराकर कहा। मिसेज वेदांश राठौर। उसका एक संबोधन ने मन्नत का दिल पूरी तरह पिघला दिया। वो धीरे धीरे वेदांश के सीने से आ लगी, जिसे बरसों से रोके हुए सारे जज्बात एक ही पल में उसकी बाहों में सिमट आए हो। वहीं वेदांश ने भी बिना एक पल गवाए उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया।
मानो डर हो कि कहीं यह पल भी उससे छिन न जाए। मन्नत कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। बस उसकी हल्की हल्की सिसकियाँ वेदांश के सीने पर टूट रही थी। वेदांश ने प्यार से उसके सिर पर अपने होठ रखे, फिर मुस्कुराकर धीमे से बोला, आपने मुझे विश नहीं किया जान। मन्नत ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर उमड़ते हुए एहसास को समेट रही हो। कुछ पल बाद उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी भींगी हुई आंखें सीधे वेदांश की आंखों में उतर आई। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे। उनकी आंखें ही सारी बातें कर रही थी। फिर मन्नत हल्का सा अपने पंजों के बल उठी। उसने कांपते हुए दोनों हाथ वेदांश के कंधों पर रखे और अगले ही पल बहुत प्यार से अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। यह कोई आवेग नहीं था, यह उन 3 खोए हुए वर्षों का मौन इजहार था। एक ऐसा एहसास जिसमें माफ़ी भी थी, शुक्रिया भी थी और बेशुमार मोहब्बत भी। वेदांश एक पल के लिए ठिठक गया। शायद उसे भी इस पल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगले ही क्षण उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका एक हाथ मन्नत के बालों में समा गया और दूसरा उसकी कमर पर ठहर गया। उसने उसे अपने और करीब कर लिया। ठंडी हवाओं के बीच दोनों कुछ पल तक एक दूसरे की मौजूदगी को बस महसूस करते रहे, मानो पूरी दुनिया उसी पल में ठहर गई हो। कुछ पल बाद जब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हुए तो मन्नत की पलकों पर शर्म उतर आई। उसने नजरें झुका ली। उसके गाल हल्के गुलाबी हो चुके थे। धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए बोली, हैप्पी एनिवर्सरी वी। यह सुनते ही वेदांश की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में वही सुकून उतर आया जिसकी तलाश उसे 3 सालों से थी। अगले ही पल उसने मन्नत की कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत कर ली। मन्नत कुछ समझ पाती उससे पहले ही टेरेस के एक कोने से धीमी धीमी पियानो की धुन हवा में घुलने लगी। पूरा माहौल जैसे एक पल में और भी जादुई हो उठा। वेदांश ने बिना कुछ कहे अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरा उसके नाजुक हाथों में थाम लिया। फिर बेहद नरमी से उसे अपनी ओर खींच लिया। मन्नत को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसके कदम अपने आप वेदांश के कदमों के साथ चलने लगे। दोनों धीमे धीमे उस मधुर धुन पर थिरकने लगे। चारों ओर जलती मोमबत्तियां, गुलाब की खुशबू, ठंडी हवाएं और ऊपर सितारों से भरा आसमान, मानो पूरी कायनात आज सिर्फ उनके लिए ही सजी हो। मन्नत की नजरें एक पल के लिए भी वेदांश के चेहरे से नहीं हटी। वह उसे बस देखे जा रही थी। उसके होठों पर अनायासी मुस्कान आ गई। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका वी डांस के मामले में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। अकेले डांस करे तो शायद 2 कदम में ही ताल बिगड़ जाए, लेकिन जब बात अपनी जान के साथ कपल डांस की हो तो उसे हराना नामुमकिन था, क्योंकि वहाँ स्टेप्स नहीं, दिल नाचता था। और आज भी वेदांश बिना एक भी गलती के उसे अपनी बाहों में लिए बेहद खूबसूरती से डांस कर रहा था। मन्नत मन ही मन मुस्कुरा उठी। मेरे वी, आप सच में दुनिया के सबसे अजीब इंसान हैं। डांस नहीं आता, फिर भी मेरे साथ हर बार सबसे खूबसूरत डांस कर लेते हैं। यह सोचते ही उसका दिल प्यार से भर गया। आज उसे अपने पति से, अपने वी से पहले से भी कहीं ज़्यादा मोहब्बत हो रही थी। उसने धीरे से अपना सिर वेदांश के कंधे पर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा अगर यह पल यहीं ठहर जाए तो उसे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। कुछ पल तक मन्नत वेदांश के सीने से लगी उसकी बाहों में खोई रही। फिर वेदांश भी बिना कुछ कहे धीरे धीरे उसके साथ कदम मिलाकर डांस करता रहा। ठंडी हवाएं, धीमी पियानो की धुन और एक दूसरे की बाहों में मिला हुआ सुकून, दोनों में से कोई भी उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। कुछ पल बाद वेदांश ने बहुत प्यार से मन्नत को खुद से थोड़ा सा दूर किया। अगले ही पल उसने एक खूबसूरत सी लिफ्ट लेते हुए उसे हल्के से घुमाया और फिर पीछे से अपनी मजबूत बाहों में समेट लिया। मन्नत के होठों पर अनायास मुस्कान आ गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। वेदांश की गर्म सांसें उसकी गर्दन को छू रही थी और हर सांस के साथ उसके पूरे शरीर में
जैसे मीठी सी सिहरन दौड़ रही थी। उसका दिल पहले से भी तेज धड़कने लगा। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी ठंडी धातु का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। मन्नत की पलकों ने झटके से आंखें खोली। उसने अनायास ही अपनी गर्दन को छुआ और अगले ही पल उसकी सांस जैसे थम गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। उसकी उंगलियां कांप उठी। गर्दन में वही पेंडेंट सजा हुआ था, वही पेंडेंट जो उसे छीन लिया गया था, वही जो सिर्फ एक गहना नहीं था, वह उसके और वेदांश के प्यार की पहली निशानी थी, उसके सुहाग की पहली पहचान थी। उसकी आंखों में पल भर में आंसू उतर आए। कांपते हुए हाथों से उसने उस पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया, मानो उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि वह सचमुच वापस उसके पास है। उसके कांपते होठों से मुश्किल से शब्द निकले, मेरा पेंडेंट। वेदांश बस उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कान थी। मन्नत की दुनिया जैसे उसी एक पल में ठहर गई थी। उसे याद आने लगा कैसे उससे यह निशानी छीन ली गई थी, कैसे उसने इसे खोने का दर्द हर दिन महसूस किया था। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल उतर आए। वह कुछ पूछने ही वाली थी, तभी वेदांश ने मुस्कुराते हुए अपनी तर्जनी उसके होठों पर रख दी। धीरे से बोला, आज कोई सवाल नहीं जान, हर जवाब दूंगा, लेकिन आज नहीं। आज की रात सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारा प्यार और हमारी सालगिरह। मन्नत कुछ पल तक बस उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे धीरे से मुस्कुरा दी। उसने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी अगर यह पेंडेंट आज उसके गले में वापस आया है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वेदांश उस इंसान और उसके सच तक पहुंच चुका है। लेकिन इस वक्त सच जानने की जल्दी से कहीं ज़्यादा वह इस खूबसूरत पल को जी लेना चाहती थी। उसने दोनों हाथों से उस पेंडेंट को कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, जैसे वह फिर कभी उसे खुद से दूर नहीं होने देगी। वेदांश ये सब देख रहा था। वो समझ रहा था कि इस वक्त मन्नत की धड़कनें कितनी तेज चल रही थी, उसकी उंगलियां क्यों काँप रही थी, क्योंकि वह सिर्फ एक पेंडेंट नहीं था, वह उनके प्यार की पहली निशानी थी, उनकी अधूरी यादों को फिर से पूरा करने वाला सबसे अनमोल तोहफा था, मन्नत। फिर वेदांश बिना कुछ कहे मन्नत के और करीब आया। अगले ही पल उसने बहुत प्यार से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मन्नत के होठों पर खिली मुस्कान और गहरी हो गई। उसने सहज ही अपनी दोनों बाहें वेदांश की गर्दन के चारों ओर डाल दी और अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। उसके कानों में वेदांश की धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, धीमी धीमी पियानो की धुन, ठंडी रात और चारों तरफ बिखरी मोमबत्तियों की रोशनी, मानो पूरी दुनिया सिर्फ उन्हीं दोनों के लिए ठहर गई हो। वेदांश उसे अपनी बाहों में लिए धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा। टेबल तक पहुंचकर भी उसने मन्नत को नीचे नहीं उतारा। वह खुद कुर्सी पर बैठ गया और मन्नत अब भी उसकी गोद में सिमटी हुई थी। उसकी उंगलियां अनजाने में वेदांश की शर्ट को हल्के से पकड़े हुए थे। मन्नत की नज़रें लगातार वेदांश के चेहरे पर टिकी थी। उसकी धड़कनें हर पल और तेज होती जा रही थी। उसे अब अपने आसपास की किसी चीज़ का होश नहीं था, न मोमबत्तियाँ, न फूल, न संगीत। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि काश यह पल यहीं थम जाए, काश आज उनके बीच से 3 साल की सारी दूरियां, सारे दर्द, सारी शिकायतें हमेशा के लिए मिट जाए। वह यही सोचकर शर्म से मुस्कुरा उठी। उसके गाल हल्के हल्के गुलाबी हो गए। वेदांश की नज़रें इस वक्त डाइनिंग टेबल पर सजी चीज़ों पर थी, लेकिन उसकी मुस्कान बता रही थी कि वह मन्नत के चेहरे का हर बदलता भाव बिना देखे भी पढ़ रहा है। वह अच्छी तरह समझ रहा था कि इस वक्त उसके जान के दिल में क्या चल रहा है। उसके होठों पर भी एक मीठी सी कातिलाना मुस्कान उतर आई। फिर वह धीरे धीरे मन्नत के कान के पास झुका और बेहद धीमी आवाज़ में फुसफुसाया, जान, थोड़ा सा और सब्र, उसके बाद आप चाह कर भी मुझे रोक नहीं पाएंगी। यह सुनते ही मन्नत की आंखें एकदम गोल हो गई। अगले ही पल वह बुरी तरह शर्मा गई। उसने झट से अपना चेहरा वेदांश के सीने में छिपा लिया और उसकी गोद में और भी सिमट गई। उसका शर्माना देखकर वेदांश अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसने मुस्कुराते हुए प्यार से उसके सिर पर एक हल्की सी चुम्मी रख दी। अरे,
इतना भी मत शर्माइए जान, मैं तो बस आपको छेड़ रहा था। यह सुनकर मन्नत ने बिना चेहरा उठाए ही हल्का सा मुक्का उसके सीने पर मारा, जिससे वेदांश की मुस्कान और भी गहरी हो गई। थोड़ी ही देर में दोनों ने साथ बैठकर डिनर किया। हालांकि मन्नत का तो अपने वी के प्यार से ही पेट भर चुका था, लेकिन फिर भी वेदांश अपने हाथों से उसे एक एक निवाला खिलाता रहा और हर बार मन्नत बिना कोई जिद किए मुस्कुराकर वही निवाला खा लेती। बीच बीच में दोनों की नज़रें टकरा जाती और फिर दोनों ही बिना वजह मुस्कुरा उठते, जैसे शब्दों की अब कोई ज़रूरत ही ना रह गई हो। डिनर खत्म होने के बाद वेदांश एक बार फिर मन्नत को अपनी बाहों में उठा चुका था। वी, मैं चल सकती हूँ, मन्नत ने शर्माते हुए धीमे से कहा। वेदांश ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दिया। जान, आज आपको चलने नहीं दूंगा। आज की रात आपको सिर्फ अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ। मन्नत के होठों पर शर्मीली मुस्कान तैर गई। उसने बिना कुछ कहे अपना चेहरा फिर से उसके सीने में छिपा लिया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वेदांश उस टेरेस के उस हिस्से में लेकर पहुंचा जहां उसने एक और खूबसूरत सरप्राइज तैयार किया था। पूरे फर्श पर मुलायम मखमली गद्दे बिछे हुए थे। उन पर सफ़ेद रेशमी चादरें फैली थी और उन चादरों पर लाल गुलाब की अनगिनत पंखुड़ियाँ ऐसे बिखरी थी मानो किसी ने प्यार को ही फूलों का रूप दे दिया हो। चारों तरफ हल्की हल्की सुगंध तैर रही थी। मोमबत्तियों की सुनहरी लौ ठंडी हवा के साथ धीरे धीरे झूम रही थी। मन्नत की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गई। उसने चोरी चोरी वेदांश की तरफ देखा और फिर तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। वेदांश उसकी हर अदा पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर भी वही शरारती मुस्कान थी जो हर बार मन्नत की धड़कनें बढ़ा देती थी। वह धीरे से झुककर अपनी मदहोश भरी आवाज़ में बोला, इतनी शर्म क्यों आ रही है जान? सरप्राइज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो पूरी रात है। मन्नत बस हल्के से उसके सीने को छुआ। आप बहुत तंग करते हैं वी। वेदांश हंस पड़ा। अभी मैंने तंग करना शुरू कहाँ किया है जान? यह सुनते ही मन्नत और भी शर्मा गई। फिर वेदांश बेहद नरमी से उसे उन मुलायम गद्दों पर बिठा दिया और खुद भी उसके बिल्कुल पास बैठ गया। मन्नत अभी चारों तरफ देख रही थी कि अचानक पियानो की धुन थम गई। पूरा टेरेस एक पल के लिए शांत हो गया। अब वहाँ सिर्फ दो धड़कनों की आवाज़ थी, वेदांश और उसकी जान। अगले ही पल सामने लगी विशाल स्क्रीन रोशनी से जगमगा उठी। स्क्रीन पर पहली तस्वीर उभरी, उनकी शादी की। मन्नत की सांस जैसे थम गई। उसकी आंखों में चमक उतर आई। फिर एक एक करके उनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल सामने आने लगा। बचपन की तस्वीरें, पहली मुलाकात, पहली नोक-झोंक, पहली मुस्कान, पहली बार साथ बिताए पल। हर तस्वीर उनकी मोहब्बत की एक नई कहानी सुना रही थी। मन्नत की आंखें स्क्रीन पर जमी रह गई, लेकिन अगले ही पल वह हैरान होकर हंस पड़ी, क्योंकि अब स्क्रीन पर उसकी वही तस्वीरें चल रही थी जिनमें वह वेदांश से नाराज़ होकर मुंह फुलाए बैठी थी। कहीं वह गुस्से से उसे घूर रही थी, कहीं हाथ बांध कर खड़ी थी, तो कहीं उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही थी। मन्नत ने तुरंत वेदांश की तरफ देखा। आपने मेरी इतनी सारी तस्वीरें कब ली थी वी? वेदांश ने बिल्कुल मासूम बनते हुए कंधे उचका दिए। पता नहीं, शायद जब मैं किसी पागल लड़की पर बुरी तरह फिदा हो गया था। मन्नत ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर हल्के से काट लिया। चीटर, आप चोरी चोरी मेरी फ़ोटो लेते थे? वेदांश हंस पड़ा। चोरी नहीं, अपनी होने वाली बीवी को देख रहा था। मन्नत ने बनावटी गुस्से से मुंह फेर लिया, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान छिप ही नहीं रही थी। स्क्रीन पर तस्वीरें बदलती रही और हर तस्वीर के साथ उनकी आंखों में कभी हंसी तो कभी नमी उतरती रही। उस पल दोनों को ऐसा लग रहा था मानो समय ने आखिरकार उन 3 खोए हुए बरसों की दूरी मिटा दी हो। आज ना कोई दर्द था, ना कोई शिकायत, ना कोई डर, बस एक दूसरे का साथ था और वह मोहब्बत जो हर इम्तिहान के बाद पहले से भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। कुछ ही पल बाद स्क्रीन पर आखिरी तस्वीर धीरे धीरे धुंधली पड़ गई। पूरे टेरेस पर फिर से एक गहरी खामोशी उतर आई। बस ठंडी हवाओं की सरसराहट और दोनों की धड़कनों की अनसुनी आवाज़ें। मन्नत ने धीरे धीरे अपना सिर
वेदांश के कंधे पर रख दिया। उसकी आंखें अब भी नम थी, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं, सिर्फ सुकून था। वेदांश ने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में समेट लिया। बहुत देर तक वह कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ खामोशी भी इजहार बन जाती है। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, जान। बस एक शब्द। वेदांश की पलकों पर भी नमी उतर आई। उसने आगे बढ़कर बहुत प्यार से मन्नत का माथा चूम लिया, फिर उसकी आंखें, फिर उसकी हथेलियाँ, मानो वह यकीन कर लेना चाहता हो कि उसकी मन्नत सचमुच उसके सामने है। मन्नत ने मुस्कुराकर अपना चेहरा उसकी हथेलियों में छुपा लिया। वी, अब कभी मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा, बस इतना ही। वेदांश ने अगले ही पल मन्नत की पतली कमर पर हाथ रखा और एक झटके में उसे खींचकर सीधे अपने सीने से लगा लिया। मन्नत की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। उसने अपने दोनों हाथ वेदांश के कंधों पर रखे। वेदांश धीरे धीरे मन्नत के साथ उस मखमली सेज पर नीचे झुकता चला गया। गुलाब की बिखरी हुई पंखुड़ियाँ उनके जिस्म से छूकर बिखर रही थी। वेदांश मन्नत के चेहरे के और करीब आया। उसकी गर्म सांसें मन्नत के होठों से टकरा रही थी। वेदांश ने अपनी उंगलियों की पोरों से मन्नत के होठों को छुआ और फिर बहुत ही प्यार से उसकी बंद आंखों पर, उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। उसका यह मखमली टच पाते ही मन्नत के पूरे बदन में एक अजीब सा करंट दौड़ गया। उसने कसकर चादर को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और धड़कनें बेकाबू होकर धड़क रही थी। तभी वेदांश ने बहुत प्यार से अपनी उंगली मन्नत के कांपते होठों पर रखी और एकदम धीमी नसीली आवाज़ में फुसफुसाया, मुझे देखिए जान। मन्नत ने अपनी भारी होती पलकें उठाकर जैसे ही वेदांश की तरफ देखा तो बस दिखती ही रह गई। उसकी उन गहरी आंखों में मन्नत के लिए बेइंतहा मोहब्बत, जुनून और 4 साल की तरफ झलक रही थी। और फिर अगले ही पल मन्नत के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई, क्योंकि वेदांश ने बिना एक सेकेंड गवाए मन्नत के होठों को पूरी दीवानगी के साथ अपने होठों में कैप्चर कर लिया। वहीं मन्नत की बंद आंखों के कोनों से आंसुओं की एक नम लकीर बह निकली। वह आंसू किसी दर्द या तकलीफ के नहीं थे, वह आंसू उस बेपनाह मोहब्बत के थे, उस 3 साल लंबे इंतजार के थे जो उन दोनों ने एक दूसरे से दूर रहकर काटा था। वेदांश ने बिना रुके अपनी उंगलियों के पोरों से मन्नत की आंखों के कोनों से छलकते उन आंसुओं को पोंछा और अगले ही पल वह और करीब झुककर बहुत ही प्यार और शिद्दत के साथ मन्नत के पूरे वजूद को अपने आगोश में समेटने लगा। रात की गहराई बढ़ने के साथ साथ उनके प्यार का यह सुरूर और भी बढ़ता चला गया। उस शांत टेरेस पर अब सिर्फ उनकी बेकाबू होती धड़कनें और धीमी सिसकियाँ गूंज रही थी। 4 लंबे सालों की तरफ दर्द और दूरियों के बाद आखिरकार 2 दिल और 2 रूहें हमेशा हमेशा के लिए एक हो चुके थे। सुबह की हल्की सुनहरी किरणें पूरे टेरेस पर बिखर चुकी थी। ठंडी हवा अब भी रात की खुशबू अपने साथ समेटे हुए थी। वहाँ बिखरी गुलाब की पंखुड़ियाँ, बुझी हुई मोमबत्तियाँ और चारों ओर फैली मीठी सी खामोशी इस बात की गवाह थी कि बीती रात 2 बिछड़े दिलों ने अपने बीच की हर दूरी हमेशा के लिए मिटा दी थी। मन्नत की पलकों पर अब भी नींद का बोझ था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी थकान के पीछे एक अनकही तृप्ति, एक सुकून और एक ऐसी मुस्कान थी जो बरसों बाद उसके चेहरे पर लौटी थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और जैसे ही सामने देखा, उसके गालों पर तुरंत हल्की गुलाबी लाली उतर आई। वेदांश अब भी उसी की तरफ देख रहा था, गहरी ठहरी हुई मोहब्बत से भरी नज़रों से। ऐसा लग रहा था मानो उसने पूरी रात अपनी पलकों को झपकने ही नहीं दिया हो। मन्नत शर्मा कर नजरें झुका गई, धीरे से बुदबुदाई, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं वी? वेदांश थोड़ा और करीब आया। उसने बहुत प्यार से उसकी बिखरी हुई एक लट कान के पीछे सरकाई, फिर मुस्कुराकर बोला, देखने का मन ही नहीं भरता जान। हर बार आपको देखता हूँ तो लगता है पहली बार देखा है। मन्नत ने बनावटी गुस्से से उसे घूरा, बस भी कीजिए, इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। वेदांश हंस पड़ा। उसने झुककर उसके माथे को चूमा। हैप्पी एनिवर्सरी मिसेज राठौर। मन्नत की मुस्कान और गहरी हो गई
उसने भी धीमे से कहा, हैप्पी एनिवर्सरी मिस्टर राठौर। दोनों कुछ पल यूं ही एक दूसरे को देखते रहे। फिर मन्नत ने धीरे से लंबी सांस छोड़ी। अब बस मुझे सच में आराम चाहिए, इतनी थक गई हूँ कि चलने की भी हिम्मत नहीं बची। वेदांश ने शरारत से भौवें उठाई। तो फिर समाधान भी मेरे पास है। मन्नत ने तुरंत शक भरी नज़रों से उसे देखा। वी, आपके चेहरे की यह मुस्कान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। वेदांश हल्का सा हंसा। डरिए मत जान, इस बार बस आपको आराम करवाना है। इतना कहकर उसने बिना कोई मौका दिए मन्नत को अपनी बाहों में उठा लिया। अरे, मन्नत घबरा गई। उसने झट से अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर डाल दी। वी, मुझे नीचे उतारिए, अगर किसी ने देख लिया तो। वेदांश बिल्कुल बेफिक्र था। उसने मुस्कुराकर कहा, देखने दीजिए, सबको पता चल ही जाना चाहिए कि मिसेज राठौर की जिम्मेदारी उनके पति ने पूरी तरह अपने कंधों पर उठा रखी है। मन्नत शर्म से उसके सीने में अपना चेहरा छिपा गई। वहीं वेदांश मुस्कुराता हुआ उसे अपनी बाहों में लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। सुबह की सुनहरी धूप उन दोनों के पीछे पीछे चल रही थी, मानो एक नई शुरुआत उनका स्वागत कर रही हो। कुछ ही देर बाद दोनों पूरी तरह फ्रेश होकर नीचे हॉल में आ गए। पूरा राठौर परिवार पहले से ही वहाँ मौजूद था। हर कोई अपने अपने काम और बातों में बिजी था, लेकिन किसी को भी आज की तारीख याद नहीं थी। किसी को याद नहीं था कि आज उन दोनों की शादी की चौथी सालगिरह थी। वेदांश के चेहरे पर इसका जरा सा भी असर नहीं था। उसे किसी से भी कोई शिकायत नहीं थी। उसके लिए तो उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी जान थी, और वह उसे रात ही अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दे चुका था। लेकिन मन्नत का दिल हल्का सा भर आया। उसने एक पल के लिए पूरे हॉल पर नज़र दौड़ाई, फिर होठों पर हल्की सी मुस्कान लाकर मन ही मन खुद से बोली, जब मुझे ही अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं रही तो मैं दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकती हूँ। गलती किसी की नहीं है। तभी अचानक उसकी नज़र मुख्य दरवाजे की तरफ गई और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। चेहरे पर ऐसी मुस्कान खिली जो देखते ही बनती थी। दरवाजे से पूरी शेखावत फैमिली अंदर आ रही थी। सबसे आगे कबीर और पंखुरी थे। उनके पीछे दिव्या जी, राजवीर जी, केशव जी, साथ में जैस्मीन, मयंक, अमृता, लूना और शिव भी मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे थे। सबके हाथों में खूबसूरत बुके और गिफ्ट्स थे। हर चेहरे पर अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा था। मन्नत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं वेदांश के होठों पर भी एक गहरी मुस्कान तैर गई। उसे पहले से अंदाजा था कि वे लोग जरूर आएंगे, लेकिन हॉल में बैठे बाकी राठौर परिवार के चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए सभी की नज़रें दरवाजे पर ही ठहर गई। किसी को भी इस वक्त शेखावत परिवार का यहाँ आने की जरा भी उम्मीद नहीं था, वो भी अचानक से। वहीं मन्नत की आंखें खुशी से चमक उठी। कबीर भाई, उसके होठों से बस इतना ही निकला। अगले ही पल पंखुरी दौड़ते हुई उसके पास पहुंची और बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लिया। हैप्पी 4th एनिवर्सरी मेरी जान। पंखुरी की आवाज़ भर आ गई। मन्नत की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसने भी उसे कसकर पकड़ लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगा सब भूल गए होंगे। पंखुरी तुरंत उससे अलग हुई। उसने प्यार से उसके दोनों गाल पकड़ लिए। दुनिया भूल सकती है, लेकिन तेरी पगली दोस्त कभी नहीं। इतना सुनते ही मन्नत हंस भी पड़ी और रो भी पड़ी। वहीं कबीर सीधा वेदांश के सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों कुछ पल बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। फिर कबीर ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। हैप्पी एनिवर्सरी वेद। वेदांश ने भी हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया, लेकिन अगले ही पल कबीर ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों दोस्तों की वो झप्पी सच में काफ़ी अनोखी थी। तभी धीरे से मयंक ने अपना गला साफ किया और बोला, वैसे चेहरे की चमक देखकर लग रहा है एनिवर्सरी काफ़ी अच्छी रही। इतना सुनते ही मन्नत का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। वह तुरंत पंखुरी के पीछे छिप गई। पूरा हॉल उसकी हरकत देखकर हंस पड़ा। वहीं वेदांश बस मुस्कुराकर अपनी शर्माती हुई जान को देख रहा था। उसी समय दिव्या जी आगे बढ़ी। उन्होंने मन्नत और वेदांश दोनों के सिर पर एक साथ हाथ रखा। हम सबकी तरफ से आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजवीर जी भी मुस्कुराकर बोले, भगवान करे अब कभी आप दोनों की जिंदगी में कोई दूरी ना आए। केशव जी भी उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मन्नत उनके सीने से लग गई।
वहीं जैस्मिन, मयंक, अमृता, लूना और शिव भी एक एक करके दोनों को बधाई देने लगे। पूरा माहौल खुशियों से भर चुका था। वहीं जैसे राठौर परिवार को पता चला कि आज मन्नत और वेदांश की चौथी शादी की सालगिरह है, पूरा हॉल का माहौल जैसे एक पल के लिए थम गया। हर चेहरे पर अलग अलग भाव उतर आए। किसी को हैरानी हुई, किसी को अफसोस और किसी को खुद पर शर्म। वहीं सहानी की आंखें पल भर में मायूस हो गई। उसने तुरंत पंखुड़ी, जैस्मिन और लूना की तरफ देखा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। उन्हें समझ में आ गया था कि सहानी मन्नत और वेदांश की एनिवर्सरी भूल गई थी। वहीं सहानी जल्दी जल्दी मन्नत के पास आई और बिना कुछ सोचे उसे कसकर गले लगा लिया। हैप्पी एनिवर्सरी मनु, और सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। उसकी आवाज़ में सचमुच अफसोस था। मन्नत हल्का सा मुस्कुराई। उसने प्यार से सहानी की पीठ थपथपाई और बोली, इट्स ओके। सच पूछो तो मुझे भी अपनी एनिवर्सरी याद नहीं थी, तो मैं किसी और से क्या ही शिकायत करूं। उसकी बात सुनते ही पूरे हॉल में हल्की सी हंसी गूंज उठी। कुछ पल पहले का भारी माहौल थोड़ा हल्का हो गया। सहानी फिर वेदांश के पास गई। उसने उसे गले लगाकर मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी भाई। वेदांश के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई, थैंक यू। वहीं आयुष थोड़ी दूर पर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब से मिले जुले भाव थे, लेकिन किसी तरह उसने खुद को सम्मान किया। एक गहरी सांस ली, अपने सारे भाव भीतर दबाए और फिर आगे बढ़कर शांत स्वर में बोला, हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। मन्नत और वेदांश दोनों ने उसकी तरफ देखा। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने उसे धन्यवाद कहा। इसके बाद दोनों साथ साथ ओम जी और सावित्री जी के पास गए। झुककर उनके चरण स्पर्श किए। दोनों बुजुर्गों ने भरपूर स्नेह से उनके सिर पर हाथ रखा। सदा खुश रहिए, हमेशा ऐसे ही साथ रहिए, भगवान आपकी हर खुशी सलामत रखे। दोनों ने एक साथ मुस्कुराकर उनका आशीर्वाद लिया। हॉल में एक बार फिर हल्की हल्की मुस्कानें बिखर गई, लेकिन उसी पल मन्नत की नज़र सोफे की तरफ उठी, जहां संध्या जी अब भी अपनी जगह पर शांत बैठी थी। उनकी आंखें सीधे मन्नत पर टिकी हुई थी। बस अगले ही पल पूरा हॉल फिर से खामोश हो गया। जो मुस्कानें कुछ क्षण पहले सबके चेहरे पर थी, वह जैसे एक पल में थम गई। वेदांश ने धीरे से मन्नत का हाथ थामा। उसकी उंगलियों की पकड़ जैसे उसे हिम्मत दे रही थी। फिर वह उसे लेकर संध्या जी की ओर बढ़ा। पूरा हॉल जैसे एक पल के लिए शांत हो गया। सबकी नज़रें अब सिर्फ उन तीनों पर थी। मन्नत का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से झुककर संध्या जी के चरण छुए। इस बार संध्या जी उसे पीछे नहीं हटाया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना हाथ वेदांश के सिर पर रखा। कुछ पल तक उनकी आवाज़ गले में ही अटकी रही। फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, शादी की सालगिरह मुबारक हो, हैप्पी एनिवर्सरी। बस इतना ही, लेकिन उन्होंने मन्नत की तरफ देखा तक नहीं। लेकिन मन्नत के लिए यही बहुत था। कम से कम संध्या जी कुछ तो बोली। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन माता रानी को धन्यवाद किया। यह छोटी सी शुरुआत भी उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। हॉल का माहौल अजीब सा हो गया था। एक तरफ शेखावत परिवार, दूसरी तरफ राठौर परिवार और बीच में अनकहे रिश्तों की खामोशी। दिव्या जी, राजवीर जी, कबीर और बाकी सभी संध्या जी से हाल चाल पूछ रहे थे। संध्या जी भी सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन उनके जवाब सिर्फ हाँ और हूँ तक ही सीमित थे। उनकी मुस्कान अब भी कहीं खोई हुई थी। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पूरी तरह सज चुकी थी। आज बहुत दिनों बाद दोनों परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने वाले थे। सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ ही रहे थे, तभी वेदांश अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी गंभीर आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। आज शाम राठौर मेंशन में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। यह सुनते ही सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ गई। वेदांश ने सबकी तरफ देखते हुए आगे कहा, और उस पार्टी में मैं एक बहुत बड़ा ऐलान भी करने वाला हूँ। पूरा हॉल सवालों से भर गया। हर चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। आखिर ऐसा कौन सा ऐलान जो वेदांश खुद इतने रहस्यमयी अंदाज में कह रहा था। तभी वेदांश की नज़र सहानी पर जाकर ठहर गई। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह वही मासूम मुस्कान थी। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर बेहद नरम आवाज़ में बोला, बच्चा, अगर मुझे आपकी इजाज़त लिए बिना आपकी ज़िंदगी का कोई बड़ा फैसला लेना पड़े
तो आपको मुझसे कोई शिकायत होगी। सहानी की आंखें तुरंत भर आई। वह बिना एक पल सोचे मुस्कुरा दी। भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आप पर हमेशा भरोसा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मुझे पता है मेरे लिए मेरे भाई से ज़्यादा सही फैसला कोई नहीं ले सकता। आपको मेरे लिए कुछ भी करने से पहले मुझसे इजाज़त लेने की कभी ज़रूरत नहीं है। वह हल्का सा मुस्कुराई, फिर मासूमियत से बोली, लेकिन मैं कुछ समझी नहीं, आज अचानक आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वेदांश के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने प्यार से सहानी के सिर पर थपकी दी। आज मेरी एनिवर्सरी है बच्चा, और आज के शाम आप सबको एक ऐसा सरप्राइज़ मिलने वाला है जो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार। इतना कहकर वह वापस अपनी जगह बैठ गया। लेकिन अब पूरे हॉल में सिर्फ एक ही चर्चा थी। आखिर शाम को वेदांश ऐसा कौन सा ऐलान करने वाला था? सभी के मन में अलग अलग सवाल थे, लेकिन एक बात सब जानते थे, अगर वेदांश ने किसी बात को सरप्राइज़ कहा है तो उससे पहले उसके मुंह से एक शब्द भी निकलवाना नामुमकिन था। अब सबकी नज़रें शाम होने का इंतज़ार कर रही थी। पूरा हॉल बस एक ही सवाल में उलझा था, आखिर वेदांश ऐसा कौन सा फैसला लेने वाला था जिसके लिए उसने सहानी से पहले ही इजाज़त मांग ली थी? इस सवाल का जवाब शाम की पार्टी में मिलने वाला है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। कहानी कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।